3,19,000 वोट है रोहतक नगर निगम में। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय में बीजेपी के प्रति विरोध था। इसमें जनरल जाति का बहुत ज़्यादा वोट है, लगभग 1,90,000 के करीब जनरल जाति के वोट्स हैं। रोहतक नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। वैसे तो हरियाणा में 8 नगर निगमों में चुनाव होने हैं और नगर परिषद नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, लेकिन हम बात करेंगे रोहतक नगर निगम की। रोहतक नगर निगम इसलिए हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में रोहतक में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, तो भाजपा के लिए रोहतक नगर निगम का चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वही कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफ़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। तो आज हमारे साथ है जोगेंद्र कथुरिया, जिससे हम आज रोहतक नगर निगम को लेकर बातचीत करेंगे। कथुरिया जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये बताओ कि 3,19,000 वोट है रोहतक नगर निगम में, विधानसभा से भी काफ़ी बड़ा एरिया इसमें आता है, तो जातीय जो समीकरण है वो क्या कहते हैं? कौन सी जाति ज़्यादा है, किस जाति के वोट कम है? देखिए, जो रोहतक नगर निगम है इसमें जनरल जाति का बहुत ज़्यादा वोट है, लगभग 1,90,000 के करीब जनरल जाति के वोट्स हैं। यदि हम बात करें एससी कम्युनिटी की तो लगभग 70,000 के करीब, 65 और 70,000 के बीच यहाँ पर एससी कम्युनिटी के वोट हैं और 60,000 के करीब यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के वोट हैं। यदि हम एससी कम्युनिटीज़ की बात करें तो रोहतक में सर्वाधिक रविदासिया समाज का अहम रोल रहता है। उसके बाद वाल्मीकि और धानक समाज, जो कबीरपंथी समाज, उनके भी अच्छे खासे वोट हैं। 1 या 2 वार्डों में साहसी समाज, जो घुमंतु जाति और जो इंदिरा कॉलोनी और खोखरा कोट वाला इलाका, करतारपुरा वाला एरिया, और उसके बाद खटीक समाज, वार्ड लगभग वही पड़ता है। वार्ड 3 में खटीक और साहसी, वाल्मीकि और रविदासिया धन। वार्ड 3 रोहतक का शायद एकमात्र ऐसा वार्ड होगा जहाँ पर 5 कम्युनिटीज़ के अच्छे खासे वोट हैं। और वो ये कलानौर विधानसभा में आता है, विधानसभा कलानौर में आता है। और पिछले 3 बार से ये रिजर्व वार्ड भी है। पहले जो ममता रानी, जो अब कांग्रेस में मेयर की टिकट की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वार्ड नंबर 3 से सैनिक कॉलोनी, वार्ड 2 से एमसी बनी थी। बाद में उसको जब 2013 में 20 वार्ड होते थे, 2018 में दोबारा नई वार्ड बंदी हुई तो 22 वार्ड बने, तो उसका नाम वार्ड 3 हो गया। अभी हाल फिलहाल भी वार्ड 3 ही है। वहाँ से वर्तमान में तिलक राज खड़गा, जो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, वो एमसी रहे हैं हाल फिलहाल। अब हम ओवरऑल बात कर लें तो सब सर्वाधिक पंजाबी समुदाय के वोट हैं। मतलब सामान्य जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है पंजाबी समुदाय जाति के लोग हैं। और उसके कितने वोट होंगे पंजाबी? 90,000 के करीब पंजाबी समुदाय के वोट हैं। यहाँ पर 75,000 के करीब जाट समुदाय के भी वोट हैं। रोहतक नगर निगम का जो क्षेत्र है, रोहतक का जो मेयर चुनेंगे उसमें 75,000 के करीब जाट मतदाता भी अपना वोट करेंगे। तो पंजाबियों के यूँ लगाओ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पंजाबी और जाट समुदाय के वोटों में 15,000 का। और एक और चीज़, जब मतदान होता है, जो पंजाबी कम्युनिटी का जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम रहता है। जो जाट कम्युनिटी, जाट समुदाय का पोलिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा। तो अगर जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन अगर हम देखेंगे तो शायद जाट समुदाय का जो वोट है वो पंजाबी समुदाय से ज़्यादा पोल हो। उसके बाद यहाँ 25,000 के करीब बनिया समुदाय के भी वोट हैं। बनिया समुदाय से पिछला मेयर मनमोहन गोयल भी रहे, क्योंकि बीजेपी अपना जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुत अच्छे से करती है।
यदि यहाँ पे पंजाबी समुदाय से विधायक को टिकट मिलती रही है तो बनिया समुदाय से पिछली बार मेयर उतारा और बहुत ही सोच समझ कर उतारा, क्योंकि जो ओल्ड रोहतक जिसमें इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, पुराना रोहतक जिसको बाबरा मोहल्ला, जनता कॉलोनी कुछ एरिया, उस एरिया में जब लाला सेठ किशन दास जी विधायक बनते थे तभी से उनकी पकड़ रही। और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 1975-76 के करीब पहली बार लाला सेठ किशन दास विधायक बने और उस समय जो रोहतक में 7 बार विधायक रहे डॉक्टर मंगल सेन, उन्हें पटकनी देकर वो विधायक बने। एक बार वो शायद 1996 में बंसीलाल सरकार में भी सेठ श्री कृष्ण दास जो है 3 बार विधायक बने और 2 बार मंत्री बने। हाँ, 2 बार मंत्री बने, एक बार 80s में, एक बार 70s में, एक बार 90s में, 3 बार विधायक बने हैं। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है जो पुराना रोहतक, जो नेहरू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और संजय कॉलोनी, ये सारा एरिया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत एक्वायर करके और वहाँ कॉलोनियाँ जो बनी थी वो उन्हीं के द्वारा वो क्षेत्र विकसित किया गया। उनका हर घर से, बल्कि कभी मेरी मनमोहन गोयल जी से बात हो जाती है तो वो गली से भी परिचित होते हैं, इस गली में यहाँ पे मतलब हाँ, वो एक गली से और एक परिवार से संबंध रखते हैं, मतलब तो सीधा उनका जान पहचान है। इसलिए पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होते हुए यहाँ गढ़ टूटने का सबसे मुख्य कारण पिछली बार प्रत्याशी नहीं, मनमोहन गोयल को एक ये भी तो बेनिफिट हुआ ना कि पहले वो कांग्रेसी ही थे, ये भी तो एक बड़ा फायदा उनके सुनारिया गांव में भी, बोहर गांव में भी अपनी पर्सनल लाइजनिंग थी। और कई जो एमसी के प्रत्याशी थे उनकी मेयर की टिकट पहले फाइनल हुई थी, एमसी के कुछ टिकटें बाद में, और वो उनके चहीतों को दी गई थी ताकि मेयर की सीट आसानी से निकल पाए, भले ही पार्षद हार जाए। तो इस तरह के सामंजस्य स्थापित किया गया था। लेकिन पिछला जो चुनाव था नगर निगम मेयर का, वो अलग सर्कमस्टांसिस थे, अलग मुद्दे थे, अलग चीज़ें थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग वो उस टाइम पे पोजीशन थी, अब अलग पोजीशन है। क्योंकि आप ये देखो जो पिछला चुनाव हुआ मेयर का, तो उसमें तो संचित नांदल 30,000 से ज़्यादा जाटों की वोट लेके चले गए। देखिए, और यही मनमोहन गोयल की जीत का कारण भी बना। देखिए, उनके लगभग 33,000 के करीब वोट आए थे। मुख्य जो चीज़ यही रही, इस बार भी यदि जनरल सामान्य वर्ग का मेयर कैंडिडेट मैदान में होती, चलो वो तो अब वो तो फाइनल हो चुका है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो अब हम उस सामान्य जाति के लिए तो वही एक चीज कह रहा हूँ, वहाँ पर जाट समुदाय का जो वोट है वो बढ़ सकता था, क्योंकि जाट समुदाय से कोई या तो निर्दलीय या किसी और पार्टी से कैंडिडेट हो सकता था, उम्मीदवार हो सकता था। अब जाट समुदाय ज़्यादातर एकमुश्त होकर किसी प्रत्याशी की तरफ झुकाव हो सकता है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, अब मैं ग्राउंड पर जाता हूँ, जितनी अग्रेसिवनेस और लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय में बीजेपी के प्रति विरोध था, उतना एंटी बीजेपी, हाँ, एंटी बीजेपी वोट, वो आज उसमें से 15 से 20% जो वोट मैं कह रहा हूँ जाट समुदाय का छिटक चुका है। वो तो ये कह सकते हैं कि जो एंटी बीजेपी का था उसमें से 20% वोट बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। हाँ, वो आपको मैं एक एग्जांपल दूं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में दोनों में ही 20 वार्ड से पिछली बार प्रत्याशी 19 वार्ड होता था, अब 20 हो गया। जितेंद्र दलाल बीजेपी में टिकट के लिए अप्लाई करके आए हैं। दोनों उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की सपोर्ट की है। और जब इतना बड़ा पिछली बार जब उन्होंने एमसी का चुनाव लड़ा था तो मेरे ध्यान आ रहा है 1500 से ज़्यादा वोट लिए थे, और फिर वो लोकसभा में, विधानसभा में कांग्रेस के लिए काम भी करते रहे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस का वोट बैंक छिटक रहा है, जो जाट समुदाय में बीजेपी के प्रति एग्रेसिवनेस थी। मतलब आपका अनुमान ये है कि बीजेपी मेयर के चुनाव में मजबूत स्थिति में है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 8 नगर निगमों में चुनाव है, केवल
रोहतक ही ऐसा नगर निगम मुझे नजर आ रहा है जहां कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर है। बाकी जो नगर निगमों के चुनाव हैं वहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत आसानी से सस्टेन कर रही है, आसानी से जीत जाएगी। रोहतक ही एक ऐसा नगर निगम पिछली बार चुनाव हुए थे तो एक सोनीपत का और एक अम्बाला से, दो बीजेपी के अगेंस्ट बने थे। पंचकुला में तो कुलभूषण गोयल जीत गए थे। सोनीपत में निखिल मदान कांग्रेस की टिकट पर जीते थे और अम्बाला में शक्ति रानी शर्मा अपनी जो पार्टी थी अब वो भाजपा में ही आ गई। अब वो दोनों अलग अलग पार्टियों से मेयर बने थे, अब दोनों भाजपा के विधायक हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये 2020 में हुए थे। 2018 में 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, पांचों के पांचों ही बीजेपी के जीते थे। अब 2 नगर निगम और ऐड हुए, एक तो शायद मानेसर और एक थानेसर। मानेसर और एक है अपना वो। अब हरियाणा में शायद 11 नगर निगम है, जिसमें 8 में अब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी तो 2 में उपचुनाव होंगे। 2 में उपचुनाव होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, केवल एक पंचकुला को छोड़कर जितने भी नगर निगम हैं सभी जगह चुनाव हो रहा है। 2 में उपचुनाव और 8 में चुनाव। तो बाकी जगह तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कहीं इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। रोहतक और सोनीपत, रोहतक के बाद सोनीपत में यदि सुरेंद्र पवार के परिवार से या फिर जो पूर्व में विधायक होते थे देवराज दीवान, उनके परिवार से कोई उम्मीदवार आता है तो मुझे लगता है कि कहीं मुकाबला हो सकता है। अदरवाइज और कोई प्रत्याशी होता है तो। लेकिन सुरेंद्र पवार तो खुद ही बहुत बुरी तरीके से इस चुनाव में हार चुके विधायक। जो विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा है उसमें बाहरी क्षेत्र के वोट नहीं आते। बाहरी क्षेत्र पर उनकी बहुत ज़्यादा पकड़, निखिल मदान की जीत का कारण भी कई गांव हैं, राठ, दाना और इधर राई क्षेत्र के भी कुछ गांव इसमें सम्मिलित हैं सोनीपत नगर निगम में। यही कारण है कि नगर निगम में कांग्रेस विधानसभा की बजाय। अच्छा, रोहतक में वापस आते हैं। भाजपा से मेयर पद के कौन कौन प्रत्याशी है दावेदार जो टिकट की दौड़ में है? देखिए, अमरजीत ओएसडी जो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, अमरजीत सोलंकी, उनका नाम जब से एससी के लिए रिजर्व हुई है तभी से चर्चा। वो कलानौर से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे विधानसभा में भी, परंतु टिकट से चूक गए थे। उनको वीआरएस भी इसलिए दिलाया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो कलानौर से उनको चुनाव लड़वाना था। एक जो ओम प्रकाश बागड़ी जी पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं और मनीष ग्रोवर जो पूर्व में मंत्री, उनके बहुत ही करीबी हैं। तो उनके करीब भी तो अमरजीत सोलंकी भी है। बिल्कुल, पर देखिए अमरजीत सोलंकी अब के करीबी हैं, ओम प्रकाश बागड़ी बहुत पुराने करीबी, तो पुराने दोस्त हैं, उनके पुराने दोस्त हैं। उसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर अशोक रंगा, वो भी कलानौर से विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, चूक गए थे। वो भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, रविदासिया समाज से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश बागड़ी जी भी रविदासिया समाज से बिलोंग करते हैं। एक महिला नेत्री हैं सुमिता भाटिया, वो दोनों कॉम्बिनेशन। पिछली बार भी उन्होंने पार्षद के लिए टिकट मांगा था लेकिन मिला नहीं, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था उन्होंने में भी। हाँ जी, और वो कलानौर में काफ़ी एक्टिव थी। कलानौर से वो भी टिकटार्थी थी, टिकट मांग रही थी, परंतु टिकट मिले नहीं। और मैं देखता रहता हूँ वो फील्ड में एक्टिव भी रहती है सुमिता भाटिया। वो बेसिकली जांगड़ा परिवार में उनकी बीसी समाज में मैरिज हो रखी है, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन का फ़ायदा मिल सकता है यदि भाजपा उन्हें प्रत्याशी बनाती है। और सुरेश किराड़ जी, जब मनीष ग्रोवर जी पहली बार पार्षद बने थे तो उनके साथ पुराना याराना है सुरेश किराड़ जी के साथ। वर्तमान में भी वार्ड 6 से एमसी हैं। अब रेणु डाबला के ससुर को शायद चुनाव में आजाद डाबला जी को नॉमिनल से मार्जिन से चुनाव में हराकर फतेह हासिल। और ये भी है कि वो रेणु डाबला और सुरेश किराड़ के परिवार में भी थोड़ा सा आपस में 36 का आंकड़ा भी रहता है, लेकिन है दोनों बीजेपी में। हाँ जी, दोनों ही बीजेपी में हैं।
तो ये तो जो मुख्य कंटेंडर हैं, मुझे लग रहा है कि भाजपा में एक सुखवीर चंदेलिया जी जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं, एक धड़ा भाजपा का सुखवीर चंदेलिया की पैरवी कर रहा है, भोर गांव से बिलोंग करते हैं, बेहद ही सरल स्वभाव के हैं। जिला के महामंत्री भी और है अभी। संगठन में काफी वर्षों से पुराने भाजपाइयों में उनकी गिनती है, परंतु एक धड़ा उनकी पैरवी कर रहा है, एक धड़ा खिलाफत भी। एक नाम आप मिस कर रहे हैं, राम अवतार वाल्मीकि का। हाँ, राम अवतार जो वाल्मीकि 3 बार ने यहाँ अप्लाई कलानौर से किया, चुनाव 3 बार लड़ चुके हैं 2009, 14, 19 लगातार 3 बार चुनाव और लड़े। उसके बाद वो कहीं और जगह शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट उनका मकान तो शास्त्री नगर रोहतक में ही है। शिफ्ट होने का मतलब वो टिकट कहीं और से मांग रहे थे। हाँ, शायद सडोरा यमुनानगर की साइड में कहीं से मांग रहे थे, शाहबाद या सडोरा से, परंतु उधर बात नहीं बनी। अब वापिस वो रोहतक में फिर से सक्रिय हो गए और मेयर पद के लिए उन्होंने शायद आवेदन भी किया है। हाँ बिल्कुल, आवेदन दिया, टिकट मांग रहे हैं। देखिए, 2 जगह पे एससी कैंडिडेट लड़ने हैं इन निगमों में, एक यमुनानगर, एक रोहतक। एक कैंडिडेट डीएससी समाज से जरूर होगा। यमुनानगर में तो महिला अनुसूचित जाति से महिला है ना, तो वहाँ पर यदि रविदासिया समाज से कैंडिडेट होता है तो यहाँ धानक या वाल्मीकि समुदाय से, तो वहाँ से यमुनानगर में रविदासिया समाज आते हैं तो ओम प्रकाश बागड़ी की टिकट कट सकती है। देखिए, ये सोशल इंजीनियरिंग है, बीजेपी सभी को साथ लेकर, तो फिर यहाँ पे अमरजीत सोलंकी मजबूत हो जाएंगे। अमरजीत सोलंकी भी अगर वाल्मीकि, अब राम अवतार वाल्मीकि जब 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और भाजपा सोचे, भाजपा ने जब कई बार चुनाव हारने के बावजूद राज्यसभा में भेजा रामचंद्र जांगड़ा जी को, तो भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बैकअप देती रहती है। राम अवतार वाल्मीकि की भी लॉटरी लग सकती है। लेकिन तो इसमें ये बहुत कांटे का मुकाबला होना है, तो यहाँ से तो फाइनेंशियली भी जिसको स्ट्रॉन्ग होगा उसी को देखा जाएगा। देखिए, तो इसमें सुखबीर चंदेलिया है या कोई और जो कैंडिडेट कई हो गया, आपने नाम लिया ना, भोर गांव से बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस का आमतौर पर गढ़ माना जाता है। यदि सुखबीर चंदेलिया को भाजपा टिकट देती है तो भोर बलियाना, वहाँ से चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा, चुनाव के लिए मैनेजमेंट हो जाती है। और जब सेंटर में डबल इंजन पहले चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है कि सुखबीर चंदेलिया को गांव और आसपास के जो गुहांडों से भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकती है और वोटों की भी सपोर्ट मिल सकती है, जो मुझे लग रहा है सर्वे में। अभी ओम प्रकाश बागड़ी ने जैसे ये 10 तारीख को एक अपने समर्थकों की लगा लिए, अपने नियर डियर दोस्तों का एक रात को कल रात्रि भोज दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको संकेत मिल गया हो? सर देखिए, भाजपा में अंतिम समय तक कुछ भी नहीं कहा जा। अमरजीत सोलंकी की टिकट लगभग कलानौर से फाइनल मान के चल रहे थे। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में जहाँ मेरा निवास है, नेहरू कॉलोनी में उन्होंने दफ्तर भी खोल दिया था और दफ्तर खोलने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिली थी। ये तो एक रात्रि भोज, क्या होता है कि पॉलिटिशियन, लेकिन उसमें बता रहे कि 1000 के आसपास लोग कल रात्रि भोज में थे। तो देखिए, गेट टुगेदर हो सकता है किया हो, कम से पहले तो कभी नहीं किया। देखिए, इस बारे में तो पार्टी बायोडाटा जा चुके हैं, संगठन के पास फैसला होने वाला है और उससे एक दिन पहले रात्रि भोज है। देखिए, हो सकता है उन्हें कोई इशारा मिला हो, परंतु अभी कोई ऐसा, जब आज कोर कमेटी की बैठक है, आज फैसला होना है, तो पहले, हाँ, ये एक चीज़, इस चीज़ से रिलेवेंट मैं बता रहा हूँ, अभी विधानसभा चुनाव में मनीष ग्रोवर जी की टिकट बाद में अनाउंस हुई थी, उनके जो दफ्तर में टेंट लगने और उनके बेटे ने जो फोन करने शुरू किए थे, उसी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि टिकट मनीष की फाइनल है। मनीष ग्रोवर की। आपकी इस बात से रिलेवेंसी हो सकती है कि मे बी ओम प्रकाश बागड़ी की टिकट फाइनल हो चुकी हो। चलो हम कांग्रेस पे आते हैं, तो कांग्रेस में कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में जो मुख्य चेहरे हैं, सतीश बंधु, कई बार उन्होंने कलानौर से टिकट मांगी है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि कभी आड़े ना आ जाए आर्थिक, क्योंकि आज कांग्रेस की सरकार नहीं है। चंदा हमेशा जो या तो विनिंग प्रोबेबल कैंडिडेट, तो कांग्रेस में कौन है ऐसे फाइनेंशियली साउंड, कौन है?
ऐसे तो सूरजमल किलोई जी टिकट की अब 3 बार के पार्षद हैं। अभी तो पिछले दिनों तो वो बीजेपी में थे, कलानौर से टिकट मांग रहे थे। हाँ, तो जब बीजेपी ये क्राइटेरिया देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, कहाँ से आया है। अब अरविंदर लवली जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में, वापिस भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, फिर वापस कांग्रेस में गए, फिर वापस कांग्रेस में आकर चुनाव जीते। और आज की डेट में अगर दिल्ली में चर्चा भी करो, और दिल्ली में आज भी उनकी मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा चल रही है बीजेपी में। हाँ, बीजेपी में। तो जरूरी नहीं कि कांग्रेस बीजेपी ये नहीं देखती कि ये पार्टी बदल कर आया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के मजबूत चेहरे होते थे, आज असम के मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी का क्राइटेरिया केवल विनिंग कैंडिडेट को देखना, तलाश करना। अगर कांग्रेस को ये लगे कि सूरजमल किलोई विनिंग कैंडिडेट है, तो सूरजमल किलोई वैसे 3 बार पार्षद रहे हैं, उनकी वाइफ भी रही है और खुद भी रहे हैं, खुद भी पार्षद रहे हैं। एक और फायदा है सूरजमल किलोई, रविदासिया समाज से, रविदासिया समाज बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। लेकिन उनके नाम के पीछे किलोई लिखा हुआ है, किलोई तो गढ़ी सापला किलोई में है। तो अब निवास तो काफी वर्षों से उनका यहाँ है, एक्टिव मतलब यहाँ। उनकी वाइफ डेरी मोहल्ला से बिलोंग करती हैं। अच्छा। माता दरवाजा के आसपास का एरिया है, उन्हें दोनों क्षेत्र, अच्छा, ससुराल है। हाँ, नए रोहतक और पुराने रोहतक दोनों में उनके संबंध हैं। मायका भी रोहतक में है पूनम किलोई का, तो मतलब सूरजमल किलोई का ससुराल भी रोहतक में ही है। तो इस चीज का भी बेनिफिट मिल सकता है। एक वो बार के मेंबर भी हैं, बार एसोसिएशन में लगभग 4000 सदस्य है, जिसमें 3000 सदस्य रोहतक शहर से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार एक और एडवोकेट हैं बलजीत राणा, फर्नीचर मार्केट से जुड़े, काफी उनके वो मैं बैनर होल्डिंग देख रहा हूँ शहर में, तो वो भी टिकट के लिए काफी जोर लगा रहे हैं। एक रविदास हॉस्पिटल के प्रधान होते थे बलवान रंगा जी, गिलोट गांव के सरपंच भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी मजबूत दावा ठोक रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा परिवार के बहुत ही करीबी हैं, करीबियों में गिनती है उनकी। तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग भी उनका पेशा है। देखिए, कोई भी कुछ काम तो करना ही है, किसी को पैसा तो प्रॉपर्टी डीलिंग में ही है। तो उसके बाद ममता रानी जो पार्षद रही है वार्ड 2 से, जब रेनू डाबला मेयर थे उस टाइम। हाँ जी, वो उस समय पे सूरजमल किलोई की धर्मपत्नी शायद पूनम किलोई और ममता रानी, ये दोनों भी मेयर की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। आप एक यदि इन तीनों का कंपैरिजन करें, रेनू डाबला पार्टी छोड़कर मेयर बनने के बावजूद भाजपा में चली गई, और पार्षद बनने के बावजूद सूरजमल किलोई पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। वापिस गृह वापसी की कांग्रेस में विधानसभा चुनावों से पहले। वो भी भाजपा से इसी बात से नाराज थे कि भाजपा ने उन्हें कलानौर की टिकट नहीं दिया। उसके बाद ममता रानी शुरू से लेकर जब वो पार्षद बनी तो भी कांग्रेस में रही, वो पार्षद का चुनाव अगला हारी तो भी कांग्रेस, और आज भी कांग्रेस में बनी हुई। यदि कांग्रेस ये देख के कि फाइनेंशियली, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल्स की चैन है, फाइनेंशियली उनके पति राकेश रॉकी जो बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो डॉक्टर हैं, रोहतक में अच्छी साख है, कई हॉस्पिटल चलाते हैं, कई हॉस्पिटल चलाते हैं कई शहरों में। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट, मुझे लगता है पढ़ी लिखी भी काफ़ी है, वो MA BEd जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो MA BEd है, और अच्छे स्वभाव की धनी है, मिलनसार है, व्यवहारिक है, लोगों से अच्छे से मिलती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, शहर में समस्याओं का अंबार है। देखो, लोगों को तो यही चाहिए होता है कि हमारी समस्याएं दूर हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कुछ इसमें है तो नहीं। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि 2% वोट भी बामुश्किल ले पाएगी। वो 2% में से भी 1% वोट तो उस कैंडिडेट, जननायक जनता पार्टी और इनेलो कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि ये जो अदर्स के मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा, ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इनसे ज्यादा वोट ले सकता है। मतलब ये उम्मीदवार भी ना उतारे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उतारे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये बताइए कि नगर निगम में मेयर पद के या पार्षदों के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या है जो रहेंगे चुनाव में? देखिए, पूरे रोहतक में
पीने के पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या रही है। बहुत जो पुराना रोहतक है वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन रहे हैं। जो नया रोहतक मनीष ग्रोवर जो पूर्व में मंत्री रहे, उनके घर के आसपास उनकी कॉलोनी में भी पीने की पानी की समस्या रही है। डीएलएफ कॉलोनी। और डीएलएफ कॉलोनी में मुझे ध्यान है, एक बार मैं कहीं बाइट लेने गया था मार्केट में, वो लोग डीएलएफ में रहते थे। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, परंतु उन्होंने मेरे को ये कहा कि हमने 3 साल 80 रुपए की जो बिस्लेरी की बोतल आती बड़ी 15-20 लीटर वाली, वो लेके पानी पीते रहे हैं। हमारा जो पानी था देखने लायक, नहाने लायक भी नहीं था। तो ऐसी कौन कौन सी कॉलोनी है जहाँ पे पीने के पानी की जो समस्या है? देखिए, जो पुराना रोहतक है जो बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ, किला मोहल्ला, डेयरी मोहल्ला, पहाड़ा मोहल्ला, सलारा मोहल्ला, डेयरी मोहल्ला मतलब माता दरवाजा के अराउंडिंग कुआ मोहल्ला, और जो पुरानी सब्जी मंडी का एरिया, इस एरिया में पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रही है। जो जिसका, और आपको एक और बात बताऊं, पीने का पानी, सीवरेज की भी बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादा समस्या जो सीवरेज की समस्या पूरे शहर में ना, टाइम से सीवरों की सफाई नहीं होती। आप सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखेंगे तो माल गोदाम रोड, आप देखिए लोगों ने 8-8 गुना डेवलपमेंट चार्ज भरा। यदि कोई रजिस्ट्री हो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की या कमर्शियल जगह की, तो 8 गुना डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है। विधानसभा चुनाव में ये काफ़ी मुद्दा उछला था, और ये भारत भूषण बत्रा और कभी मनीष ग्रोवर वहाँ लोगों के बीच में जाते थे, अधिकारियों को धमकाते थे। ऐसे हमने वीडियो भी वायरल हुए थे, और पीछे मामला बहुत जोरदार तरीके से उठा था। ये वहीं की बात कर रहे हो ना, जो डेयरिया भी है वहाँ पे? हाँ, माल गोदाम रोड में जो डेयरियों का गोबर आ जाता है, वो प्रॉपर अगर सीवरेज की टाइम से सफाई होती रहे तो वो गोबर निकल जाए। तो डेयरिया शिफ्ट होने का जो मुद्दा, वो जो कन्हैली में जो डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसका क्या स्थिति है? तो सरकार ने आज तक कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया ना। जहाँ पे हार्ड स्टेप नहीं लिए जाते वहीं दिक्कत आती है। और जो ज़्यादातर अधिकतर डायरियाँ हैं वो पंजाबी समुदाय की हैं, और पंजाबी समुदाय का ज़्यादा रुझान भाजपा की तरफ है। शायद भाजपा के जो ये नेता है, जो डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, ये शायद डेयरी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। बिल्कुल, आज भी हैं। तो ये भी एक कारण रहा कि डायरियाँ शिफ्ट नहीं हो पाई, बल्कि शहर की डेवलपमेंट होगी। यदि डायरियाँ इधर शिफ्ट होंगी ना, कन्हेली जो डेयरी कम्प्लेक्स बना है, वहाँ शोरी मार्केट काफ़ी भीड़ा क्षेत्र हो चुका है। वहाँ माल गोदाम रोड पे जो प्रॉपर्टी के दाम, यदि मार्केट वैल्यू देखें तो एक बार तो 10-12 लाख रुपए गज वहाँ रेट पहुँच गया था माल गोदाम रोड पे। अब वो थोड़ा सा घट के 6 से 8 लाख रुपए गज के करीब रेट है आज भी माल गोदाम रोड पे। तो अगर ये डेयरियों का एक समस्या का समाधान हो जाए तो फिर वहाँ पे 10-12 लाख। हाँ, फिर वापस ये जो गोबर आ जाता है वहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं रहता। लोगों के कारोबार देखो, अगर कोई व्यापारी अब माला से चल के रोहतक में माल गोदाम रोड पे कोई सामान लेने आया है, उसको वहाँ इस तरह के हालात दिखेंगे तो वो दोबारा नहीं आता। अगर उनको बढ़िया डेवलपमेंट दिखेगी तो वो ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा तो रेट भी उछलेगा। अच्छा, ये जो गांव है नगर निगम में जो शामिल किए गए 7 से 8 गांव हैं, उनके क्या हालात है? उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई। देखो, उनको प्रॉपर नगर निगम के साथ अटैच करके अगर वो अपने घर में एक भैंस भी रखते तो उसे कमर्शियल मान लिया जाता था। उनसे टैक्स तो कमर्शियल वसूलने लग गए। आप खुद जाके देख लीजिए, बोहर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, या सुनारिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है, या कन्हेली में कितनी, या परावर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैं परावर में अभी होके आया हूँ, बिल्कुल जैसे पहले गांव होता था आज वैसे आज भी गांव है। यदि उनसे नगर निगम का टैक्स वसूला जा रहा है तो वहाँ लग क्यों नहीं रहा? और गड्डी माजरा की भी ऐसी स्थिति है। हाँ, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बलियाना तक जितने भी गांव है ना, कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुई है। खेड़ी साध में भी अंदर गांव में घुसने से लोग कतराते हैं, वो भी बाईपास निकलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो गांव एज इट इज़ गांव है। ये जो उनसे टैक्स वसूला जा रहा है प्रति ईयर, या रजिस्ट्री से पहले डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, वो चीज़, और फिर उनकी प्रॉपर्टी आइडियाँ, ये
समस्या बहुत रही है। अच्छा, जो आपने कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के नाम गिनवाए, उनमें से कुछ को हुड्डा की दिल्ली कोठी पे फ़ोन करके बुलाया गया, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, देखिए जिन्होंने आवेदन किया उनमें से कुछ उम्मीदवारों को जो मेरे तो पास उनको मनाएंगे कि उनको टिकट देंगे, ये भी एक देखिए ये हर पार्टी की एक सिस्टम होता है, वो बुलाते तो सभी को हैं इंटरव्यू। तो अब भाजपा में सभी ने, जितने भी लोगों ने मेयर और पार्षदों के लिए आवेदन किए थे, सभी को बुलाकर सभी के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन भी कि आप पार्टी से बगावत तो नहीं करेंगे, आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं। उनकी बातों से वो बात झलक जाती है कि ये 100% चुनाव मैदान में उतरेंगे या मान जाएंगे या इन्हें मना लिया जाएगा। उस इंटरव्यू से उन्हें अंदाजा हो जाता है। विधायक भारत भूषण बत्रा का किस पे सॉफ्ट कॉर्नर है? मुझे लगता है बलवान रंगा पर। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सूरजमल गिलोई है उनके प्रति उनका थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव लग रहा है। या तो वो लंबे समय से इनसे जुड़े रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं 3 बार, तो मुझे लगता है कि रिकमेंडेशन अगर जाएगी तो एक बात आज मैं बिल्कुल यहाँ अपने राजनीतिक अनुभव से और अपने अनुभव से बता रहा हूँ। रोहतक का जो मेयर का चुनाव है, भले ही प्रत्याशी कोई भी आए, बैक भारत भूषण बत्रा जी से बैक करेंगे कांग्रेस, उसे ही प्रत्याशी बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारत भूषण से बाहर होकर नहीं जाएंगे, प्रत्याशी नहीं लाएंगे, चाहे वो उनका कितना भी करीबी हो। जिस पर भारत भूषण बत्रा का सॉफ्ट कॉर्नर होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी वही होगा। इसी प्रकार मनीष ग्रोवर का जिस पर सॉफ्ट कॉर्नर होगा, प्रत्याशी वही होगा। मुझे लगता है जैसे ममता रानी है, वो तो मैडम आशा हुड्डा के साथ ज़्यादा नहीं चुनाव में या सामाजिक कार्यक्रमों में दिखती जो है। अभी भारत भूषण बत्रा का चुनाव था, मैं जब फील्ड में कवरेज करने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कायस्थान मोहल्ला, धोबी मोहल्ला, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ पे वो एमसी रही और वो एरिया रोहतक में शामिल हो गया, तो या उनके नियर बाई जो संबंध थे वहाँ पे उन्होंने भारत भूषण बत्रा के लिए भी प्रचार किया है। तो देखा जाए एक वो उनका महिला होने का भी फायदा मिल सकता है कि यदि 8 निगमों में कहीं महिला उम्मीदवार उतारनी हो तो इस तरह से ममता रानी का एक, देखिए उनके जो पति के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। सूरजमल किलोई को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो बार के मेंबर हैं, उनके जो पति हैं वो IMA के सदस्य डॉक्टर, देखिए उन्हें डॉक्टर्स की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता है, उन्हें वकीलों की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता है। हर किसी के अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं, किसी की वीकनेसेस भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे जोगिंदर कथुरिया जी और हमने निगम चुनाव पे लेके लंबी चर्चा की। आपके भी कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।